हेलो एवरीवन। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और वो भी ईसीजी से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के जो एमसीक्यू है वो अपन डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? ईसीजी को सबसे पहले किसने डेवलप किया था, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए विलियम हीज, ऑप्शन बी स्टेवर्ड, ऑप्शन सी हुबर्ट मान, ऑप्शन डी विलियम इंथोवेन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन डी, यानी विलियम्स इंथोवेन है। इसने क्या किया था, ईसीजी को सबसे पहले डेवलप किया था। ईसीजी को सबसे पहले डेवलप भी विलियम इंथोवेन ने किया था और इन्होंने ही ईसीजी ट्रायंगल दिया था। ईसीजी ट्रायंगल, जो ईसीजी ट्रायंगल है वो भी किसने दिया था? इंथेनोवेन विलियम्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पी वेव रिप्रेजेंट? पी वेव है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ऑप्शन बी डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऑप्शन सी represents the repolarization of ventricle, ऑप्शन डी depolarization of the atria and ventricle। दोस्तों, जो ईसीजी वेव बनती है इसके अंदर इस तरीके से बनती है। ओके, ये ईसीजी वेव बनती है इस तरीके से। ये पी वेव होती है, यहां पर पी वेव होती है, ये पी वेव होती है, ये क्यू होती है, ये आर होती है, ये एस होती है, ये टी वेव होती है और कई बार यहाँ पे यू वेव भी बनती है। अब इसमें जो पी वेव होती है वो एट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन से होता है। देखो, वो जो कॉन्ट्रेक्शन होता है एट्रियम का उसको अपन डिपोलराइजेशन बोलते हैं और जो रिलैक्सेशन होता है उसको अपन रिपोलराइजेशन बोलते हैं। जो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इनका जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, जो इसका डिपोलराइजेशन होता है, इससे क्या बनता है? पी वेव यहां पे अराइज होती है। इसके साथ ही साथ यदि वेंट्रिकल्स है, ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये डिपोलराइज होते हैं, तो इससे यहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहां पे अराइज होता है। और इसके साथ ही साथ यदि यहां पे एट्रियम रिलैक्स होता है और वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो उससे क्या बनता है? टी वेव यहां पे अराइज होती है। और अपने क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि जो पी वेव होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी एट्रियम के डिपोलराइजेशन से, यानी कॉन्ट्रैक्शन से क्या डेवलप होता है यहाँ पे, या फिर अराइज होता है? पी वेव अराइज होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? यहाँ पे 4 डायग्नोस दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसको अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मींस ईसीजी के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए द रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट बीट। तो दोस्तों ऑप्शन ए है वो राइट है यहाँ पे, बिकॉज जो ईसीजी की रेट और रिदम है उसको अपन ईसीजी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी है द साइज एंड पोजीशन ऑफ हार्ट चेंबर। हार्ट के जो चेंबर है उसकी पोजीशन और हार्ट के चेंबर की साइज, इनको भी अपन इसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं ईसीजी के द्वारा। इसके अलावा ऑप्शन सी में बोला गया है द फंक्शन ऑफ इम्प्लांटेड पेसमेकर। तो दोस्तों इम्प्लांटेड पेसमेकर हो या फिर हार्ट का जो ऐसे नोड हो, उससे जो हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है वहां से उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं ईसीजी से। बट ऑप्शन डी में दिया गया है प्रेजेंस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक ब्लॉकेज इन एट्रिया ऑफ द हार्ट। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ईसीजी के द्वारा किसको अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो किसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं? जब अपन एट्रिया के अंदर, जब हार्ट का जो एट्रिया है यानी एट्रियम है, इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया है और वो भी एसिम्प्टोमेटिक है, यानी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह की सिचुएशंस को अपन ईसीजी के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा अपने को कार्डियो इकोग्राफी करवाना पड़ेगा, यानी कार्डियो इकोग्राफी करवाना पड़ेगा, या फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा, सीएजी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगा। इसके द्वारा उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, बट ईसीजी के द्वारा उसको डिटेक्ट है वो नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ देज फॉलोइंग इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये इंडिकेट करता है कि वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइज हो रही है। वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइज होगी तो उससे कौन सी ईसीजी वेव है वो वहां पे ओरिजिनेट होगी या फिर अराइज होगी। ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है पी वेव, ऑप्शन बी बोल रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ऑप्शन सी बोल रहा है टी वेव, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है पीआर इंटरवल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ओके, जैसे यहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है क्यूआरएस, ये पी वेव बन रही है, यहां पे टी वेव बन रही है। तो जो पी वेव है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन से होती है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से होता है, और जो टी वेव है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से बनती है। और अपने क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन किससे होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बनने से होगा। यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब ओरिजिन होगा या फिर कब अराइज होगा वहां पे, जब वेंट्रिकुलर मसल है वो वहां पे डीपोलराइज होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी। डीपोलराइज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, और जो रीपोलराइज होना, रीपोलराइज होने का मतलब होता है रिलैक्स होना, या फिर बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन होना। ओके, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द टी वेव रिप्रेजेंट इन एन ईसीजी। ईसीजी में टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगी। टी वेव जो अराइज होती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, एट्रियल डायस्टोल को, एट्रियल सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को, या फिर जॉइंट डायस्टोल यानी एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों के डायस्टोल को। तो दोस्तों जो टी वेव रिप्रेजेंट होती है या फिर टी वेव अराइज होती है, जैसे यहां पे ये पी हो गई, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये टी वेव होगी। तो दोस्तों जो टी वेव बनती है ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से होती है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, या फिर बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से, सॉरी रिपोलराइजेशन से, यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लियर है। व्हाट डज द टी वेव रिप्रेजेंट इन ईसीजी, ईसीजी में टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। तो सी यहां पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What does the depolarization of ventricles initiate। जो वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है, यानी डीपोलराइज का मतलब होना कॉन्ट्रिक्शन होना, जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रिक्शन होता है वो किसके इनिशिएटिव से होता है, उसके अंदर किसके इनिशिएटिव से होता है डीपोलराइजेशन। ओके, इसको अपन देखते हैं। ऑप्शन ए एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल को क्या बोलेंगे अपन, एट्रियल डायस्टोल को, एट्रियल डायस्टोल किसके इनिशिएटिव से होता है, एट्रियल, एट्रियल डीपोलराइजेशन, इसको अपन एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलेंगे। इसके अलावा एट्रियल सिस्टोल को अपन एट्रियल रिलैक्सेशन बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को अपन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलेंगे, इसको अपन डीपोलराइजेशन बोलेंगे। और जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर दोनों के दोनों रिलैक्स होना, दोनों के दोनों रिलैक्सेशन होना। अपने क्वेश्चन में पूछा गया है वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होना, तो वेंट्रिकल्स है वो डीपोलराइज कहां होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बोलेंगे अपन, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन बोलेंगे। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंटरप्रेटेड। अपन ईसीजी करते हैं किसी पेशेंट का, और ईसीजी करने के बाद उसके जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो सभी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपन काउंट करते हैं। जैसे यहां पे ईसीजी है ये, जैसे यहां पे बहुत सारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मान लीजिए यहां पे बने हुए हैं। ओके, ये फिर दोबारा पीवीओ बन गई, इस तरीके से ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गया, ये फिर दोबारा पीवीओ बन गई, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गया, ये टीवीओ बन गई, और फिर दोबारा यहाँ पे पीवीओ बन गई।
इसी तरीके से ये ईसीजी का क्रम चलता रहता है। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जितने भी ईसीजी के अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं इसको अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको अपन काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं इससे अपने को क्या इंटरप्रेट होता है या फिर क्या रिजल्ट देखने को वहां पे मिलता है। ऑप्शन ए बोल रहा है रेट ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन बी बोल रहा है रेट ऑफ ब्रीथिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन डी बोल रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो दोस्तों जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे वो रेट ऑफ हार्ट बीट को शो करते हैं। किसको? रेट ऑफ हार्ट बीट को शो करते हैं, यानी अपने हार्ट की टोटल बीट कितनी है, हार्ट बीट कितनी है उसको यहां पे शो करते हैं। ओके, यानी उसको अपन वहां पे काउंट करके निकाल सकते हैं। इसीलिए राइट आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इनिशिएट इन डिफरेंट चेंबर्स ऑफ हार्ट के डिफरेंट चेंबर्स के अंदर जो डीपोलराइजेशन होता है, इन जो रीपोलराइजेशन होता है वो किसको इनिशिएट करता है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, ऑप्शन बी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को, ऑप्शन सी थिकनिंग एंड थिनिंग को, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन एंड थिकनिंग को। तो दोस्तों जो डिफरेंट चेंबर्स होते हैं जैसे एट्रियम या वेंट्रिकल जो भी, वो डीपोलराइज होते हैं तो इसको अपन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और जब वो रीपोलराइज होते हैं तो उसको अपन रिलैक्सेशन बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन को क्या बोलेंगे, तो कॉमन सी बात है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और वो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में। यानी हार्ट के चेंबर्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने को अपन क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। जो कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना ये एक प्रोसेस है, और डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन उसी प्रोसेस के दूसरे नाम है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन? ईसीजी की कौन सी वेव है जो कि रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए पी वेव, ऑप्शन बी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी आरएस वेव, ऑप्शन डी टी वेव। तो दोस्तों जो पी वेव है वो तो डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। किसको करती है? डीपोलराइजेशन। और किसका डीपोलराइजेशन होता है इसमें? एट्रियम का। इसमें एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किससे होता है? वो भी डीपोलराइजेशन से होता है। ये भी यहां पे डीपोलराइजेशन से होता है। ओके, और ये किसका डीपोलराइजेशन होता है? वेंट्रिकल्स का। बोथ वेंट्रिकल्स का जो डीपोलराइजेशन होता है इससे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वहां पे जनरेट होता है या फिर वहां पे शो होता है। आरएस वेव है, आरएस वेव इस तरह की कोई वेव होती नहीं है। जो टी वेव है, टी वेव किससे होती है वहां पे? रिपोलराइजेशन। और रिपोलराइजेशन से क्या फिर रिप्रेजेंट करती है? टी वेव। और किसका रिपोलराइजेशन होता है? वेंट्रिकल्स का। जब वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन होता है तो उससे क्या ओरिजिनेट होती है? वहां पे टी वेव होती है। देखो जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पर यहां पे रिलैक्सेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल्स का। जब एट्रियम का जो रिलैक्सेशन होता है, तब वहां पे कोई भी वेव नहीं बनती है। वो क्यों नहीं बनती है? जब वो वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन हो रहा होता है तो उसके बैक साइड के अंदर उसकी वेव बनती है, इसीलिए वो वहां पे शो नहीं होती है। जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे हिडन हो जाती है, इसीलिए वहां पे शो नहीं होती है। जब भी वेंट्रिकल्स डिपोलराइज होते हैं तो वहां पे एट्रियम है वो वहां पे रिपोलराइज होते हैं। इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। यानी टी वेव के कारण से, टी वेव किससे रिप्रेजेंट होती है? वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन से। ओके, तो डी यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द डीपोलराइजेशन स्टिमुलस फॉर द नॉर्मल हार्टबीट ओरिजिनेट इन द। डीपोलराइजेशन स्टिमुलस फॉर नॉर्मल हार्टबीट ओरिजिनेट इन द। जो डीपोलराइजेशन होता है वो किसके द्वारा वहां पे इनिशिएट होता है या फिर स्टिमुलस होता है? यानी डीपोलराइजेशन को स्टिमुलेट कौन करता है?
नॉर्मल हार्ट बीट जब चल रही होती है, जब एक कोई पर्सन है उसकी नॉर्मल हार्ट बीट चल रही होती है, और जब नॉर्मल हार्ट बीट चल रही होती है तो ईसीजी कैसी होगी वहां पे, ईसीजी भी वहां पे नॉर्मल दिखाई देगी। यानी वहां पे जो पी वेव बनेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये सारे के सारे कैसे बनेंगे, नॉर्मल बनने वाले हैं। ओके, इसी तरीके से ये ईसीजी चलती रहेगी। इस कंडीशन में जो ये डीपोलराइजेशन होता है, चाहे वो एट्रियम का हो चाहे वेंट्रिकल्स का हो, इसको कौन इनिशिएट करता है या फिर कौन इसको स्टिमुलस करता है? ऑप्शन ए एपिकार्डियम, ऑप्शन बी बंडल ऑफ हिज, ऑप्शन सी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी एबी नोड, ऑप्शन डी एसए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड। तो दोस्तों ये हार्ट के 4 चेंबर है, यहां पे एसए नोड होता है, यहां पे एबी नोड होता है। जो एसए नोड होता है वो सबसे ज्यादा वहां पे जनरेट करता है। ओके, इंपल्स सबसे ज्यादा जनरेट करता है 80 to 100 टाइम्स, 80 to 100 इंपल्स वहां पे जनरेट करता है। और इसी इंपल्स के कारण से या फिर इसी स्टिमुलस के कारण से जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स है वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिक ईसीजी चेंजेस इन एमआई यानी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन आर, एमआई के अंदर किस प्रकार के ईसीजी चेंजेस दिखाई देंगे, या फिर एक प्रकार से क्लासिक साइन है या क्लासिक चेंजेस है कि जब भी किसी को एमआई होगा तो उस तरह की ईसीजी के अंदर चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है टी वेव इन्वर्जन, ऑप्शन बी बोल रहा है एसटी इलिवेशन, ऑप्शन सी बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ एन अबनॉर्मल क्यू वेव, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब भी एमआई होता है, जब भी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है, तो उसके साथ जो टी वेव है वो इन्वर्जन हो जाता है, उसका एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाता है, और जो क्यू वेव होती है वो अबनॉर्मल हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे तीनों के तीनों साइन उसमें देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। यानी ऑप्शन ए बी एंड सी में प्रेजेंट सभी के सभी साइन है वो क्लासिक साइन है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के, और वो इसी चेंजेस के दौरान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ देज कंडीशंस कैन वाइडनेट क्यूआरएस एंड टेल टेंटेड टी वेव्स बी ऑब्जर्व्ड? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को अपन समझते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के एमसीक्यूज है वो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सिंपली, इन विच डेज कंडीशन, जो यहाँ पे 4 कंडीशंस दी गई है, इसके अंदर वाइडनेट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टेल टेंटेड टी वेव दिखाई देगी। इस तरह की कौन सी कंडीशन है दोस्तों? ऑप्शन ए में बोला गया है हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया के साथ कोई बहुत ज्यादा ईसीजी चेंजेस देखने को नहीं मिले। ऑप्शन हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो दोस्तों जैसे ये ईसीजी वेव नॉर्मल दी है, इसके अंदर पॉइंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टेंटेड वेव दिखाई देगा, ऑप्शन राइट आंसर। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्टिकुलर ईसीजी चेंजेस ऑब्जर्व इन हाइपोकैलेमिया, पर्टिकुलर ईसीजी चेंजेस हाइपोकैलेमिया है वो किसमें दिखाई देगा? ऑप्शन ए एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ऑप्शन बी यू वेव व्हिच इज ए पोजीशन डिलेशन आफ्टर द टी वेव, इसको अपन यू वेव प्रोमिनेंट बोलते हैं, ऑप्शन सी टेक टी वेव, ऑप्शन डी वाइडनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड इंक्रीज एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों हाइपोकैलेमिया में क्या दिखाई देगा? यू वेव प्रोमिनेंट दिखाई देगी, बी यहां पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ऑप्शन ए में एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो वो डिप्रेशन दिखाई देगा, ऑप्शन सी टेल पिक्ड वेव है तो ये हाइपरकैलेमिया में दिखाई देती है, और वाइडनिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो भी किसमें दिखाई देता है? हाइपरकैलेमिया दिखाई देता है, जो कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था। ओके, थैंक यू, मिलते हैं क्वेश्चन के अंदर या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।